आपको जी बिजनेस की ऑपरेशन हफ्ता वसूली मुहिम याद होगी, जिसमें हमने ऑनलाइन लोन एप्स की ओर से छोटे छोटे लेनदारों से अवैध ब्याज और अनाप शनाप रिकवरी का मामला उठाया था। हमारी इस मुहिम का असर भी हुआ और आरबीआई गाइडलाइन लाने के साथ साथ 100 से ज्यादा ऑनलाइन एप्स पर कार्रवाई करता हुआ भी नजर आया। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि हमारी ये मुहिम खत्म नहीं हुई है। हमने सरकार और आरबीआई से और सख्त कदम उठाने की मांग की थी। दुर्भाग्य से हमारी आशंका सच साबित हुई। बीते दिनों केरल से अवैध लोन ऐप्स के जरिए उगाही से परेशान होकर 2 ऐसे वाकये सामने आए जिसने हर किसी का दिल बैठा दिया। पहले 12 सितंबर को कोच्चि के पास एक दंपत्ति ने अपने 2 बच्चों की हत्या की और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। परिजनों ने पुलिस में जो शिकायत की उसमें फर्जी लोन ऐप के जाल में फंसने की बात सामने आई है। इसके बाद वायनाड में 14 सितंबर को 44 साल के अजय राज की कहानी ने सबका दिल झकझोर के रख दिया। अजय राज लॉटरी चलाकर परिवार का गुजारा कर रहे थे। किडनी की दिक्कत हुई तो बीमारी के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन लोन ऐप से 3 से 4 हजार रुपए का मामूली लोन लिया था। खबरों के मुताबिक कंपनी ने अनाप शनाप ब्याज और रिकवरी की धमकी देना शुरू कर दिया और आखिर में अजय राज की पत्नी की झूठी और मॉफ्ट तस्वीरों को जान पहचान वालों को भेजना शुरू कर दिया गया। खबरों के मुताबिक उन्होंने इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने इज्जत जाने से बेहतर मौत को गले लगाना ठीक समझा। लोन रिकवरी के नाम पर प्रताड़ना से तंग आकर जिंदगी खत्म कर देने वाली ये कोई पहली या दूसरी कहानी नहीं है। इससे पहले भी ढेरों ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन अफसोस कि अवैध लोन ऐप्स के खिलाफ तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और इसीलिए हमने अपनी ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम को बंद नहीं किया है, उसे जारी रखा हुआ है। हमारी मुहिम में बड़ा अपडेट यह है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने ऑनलाइन ऐप स्टोर से इन लोन ऐप्स को हटाने की कवायद को और तेज किया है। जानकारी मिली है कि आरबीआई ने लोन एप्लीकेशंस की अपडेटेड लिस्ट तैयार की है और यह लिस्ट जल्द ही मैते यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाएगी और इसके आधार पर मंत्रालय गूगल और एप्पल जिन दोनों के प्ले स्टोर्स में ये इस तरह के ऐप्स होते हैं उसमें इससे संबंधित कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। दरअसल कुछ दिनों में फिर से इन कंपनियों के ऐप स्टोर्स पर कुछ ऐप्स देखे जा रहे हैं और इसे लेकर नोडल मिनिस्ट्री मैते यानी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने गूगल और एप्पल को एडवाइजरी भी जारी की थी। इन्हें ऐसे ऐप्स पर विजिलेंस बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए। एक व्हाइट लिस्ट के मुताबिक एक तय मानक और बिना आरबीआई की वैधता वाले सभी एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से हटाना होगा। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर यह भी है कि सरकार जो डिजिटल इंडिया कानून ला रही है उसके बाद ये स्पेस और ज्यादा सुरक्षित होगा ताकि कंपनियां और ज्यादा जिम्मेदार हों। लेकिन उसमें भी समय है, लेकिन त्वरित क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ये अपना धंधा बंद नहीं कर रहे हैं। लोगों को प्रताड़ित करने का, लोगों की निजी जानकारियां चुराकर उनसे जैसे तैसे तमाम हथकंडों से उन जानकारियों को जुटाकर और फिर उसको मॉफ्ट करके उसको झूठी तरह की तस्वीरें बना के उनको संबंधित सगे संबंधियों को भेज दिया जाता है। इसके साथ ही फिशिंग लिंक्स, टेलीकॉम नेटवर्क पर फर्जीवाड़ा रोकने के लिए भी जल्द ही नियम रिफॉर्म्स के अंतर्गत होंगे। पिछली बार भी जब हमने ये मुहिम उठाई थी उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई हुई। आरबीआई गाइडलाइंस लेकर आया। पिछली बार 120 के करीब लोन ऐप्स को ब्लॉक भी किया गया था, लेकिन ये अब भी चल रहा है। नए लोन ऐप्स सिर उठा रहे हैं और इनको कैसे बंद किया जाए, जब तक ये संपूर्ण सफाया नहीं हुआ तब तक जी बिजनेस की मुहिम जारी रहेगी। और अब भी ऐप्स के जरिए कर्ज देने वाली फर्में जरूरतमंदों को कुछ 100 या कुछ हजार रुपए तक का कर्ज देती हैं। अब आदमी की मजबूरी ऐसी है कि आपको 100 या 1000 कम लगे, लेकिन देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में कुछ 100 या कुछ 1000 रुपए की जरूरत होती है और वो इस तरह के लोन ऐप्स के चक्कर में फंस जाते हैं और यहीं से शुरू होता है उनके जाल में फंसने का सिलसिला। छोटे छोटे लोन पर ऊंची दरों पर ब्याज वसूला जाता है। कर्ज अगर आपने नहीं चुकाया, कर्ज देने में अगर देरी करने लगे तो लोन ऐप्स का जो टेलीकॉलर संबंधित जो पूरा है वो ग्राहक के जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें शामिल सभी लोगों के नंबर चुरा लेता है। परिवार के सदस्यों को ट्रेस कर लेते हैं ये लोग और इनको अनाप शनाप
मैसेजेस भेजना शुरू कर देते हैं एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। कई बार आधार और पैन जैसे संवेदनशील जानकारियां भी स्कैन करके भेज दी जाती है इनको, और इनका भी ये बेजा इस्तेमाल करते हैं। जब ये ऐप डाउनलोड किया जाता है तो वसूली एजेंट्स के पास व्यक्ति के संपर्कों की पूरी सूची होती है। इसका इस्तेमाल वो कर्जदारों को धमकाने में करते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी, मैसेज तक पहुंच जाते हैं और फिर निजी जानकारियों के आधार पर उगाही शुरू करते हैं, धमकियां देना शुरू करते हैं। और इससे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर कई लोग ऐसे कदम उठा देते हैं जो उनको नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी होती है, उन पर दबाव ऐसा बनाया जाता है कि उस वक्त उनको यही दुर्भाग्यपूर्ण कदम सबसे बेहतर लगता है। तो सोचिए आप उन लोगों की मजबूरियां जिनका ये फायदा उठाते हैं। उनको ये ऐसे ट्रैप में फंसाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के अलावा और कुछ सोच नहीं पाते। इसलिए 120 ऐप्स को पिछली बार हटाया गया था, लेकिन फिर से ये ऐप सिर उठा रहे हैं। फिर से हम ऑपरेशन हफ्ता वसूली को मुहिम को जारी रख रहे हैं ताकि इन सारे ऐप्स पर क्रैकडाउन हो। और हमारा सवाल ये भी है कि ये तमाम सख्तियों के बावजूद, बीच में ये भी खबर आई थी, हमने इस खबर को ब्रेक किया था, हमारी ही खबर का असर भी था कि प्ले स्टोर की पॉलिसी जो है वो चेंज की गई हैं। तो जब प्ले स्टोर की पॉलिसीज़ वगैरह सब चेंज की गई हैं, गूगल ने चेंज करी, एप्पल ने भी कुछ कदम उठाए हैं, तो फिर उसके बावजूद ये ऐप्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं और इन ऐप्स को चलाने वाले लोग कहाँ हैं? क्या इन ऐप्स को चलाने वाले लोग किसी दूसरी दुनिया से ऑपरेट कर रहे हैं? वो भी इसी दुनिया में होंगे? वो कहाँ है? यहाँ उन तक सरकारी एजेंसियां आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? आखिर क्यों लोगों को इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है और हम सब हाथ पर हाथ धरे हुए बैठ कर देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते? ये लाचारगी की स्थिति क्यों है? इस पर बात कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं दीपिका सिंह, सोशल मीडिया एक्सपर्ट और साथ ही साथ साइबर मामलों की भी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। बहुत बहुत स्वागत है दीपिका आपका हमारे शो पर। हमारे साथ है सत्यम कुमार, सीईओ एंड को फाउंडर हैं लोन टैप के और फाउंडर हैं फेस के, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, जिसने शुरुआत से ऑपरेशन हफ्ता वसूली में हमारा बहुत साथ दिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो केरल के जो वाक़ये सामने आए, इससे सरकार भी चिंतित दिख रही है। मैं मिनिस्टर साहब का बयान पढ़ रहा था, काफ़ी व्यथित थे वो। लेकिन ये लाचारगी क्यों? इन तमाम कोशिशों के बावजूद क्यों आखिर रोक नहीं पा रहे हैं इनको सर हम? जी, तो अगर हम ये केरल के वाकये को देखें तो अत्यंत दुखद करने वाला वाकया है ये। और हालांकि काफी अंतराल से ये मामला थोड़ा सा लगा था कि कंट्रोल में आया है, बट ये एक ऐसा एक तरह से एक रक्तबीज जैसा है ये, है ना। इसको एक तरह से कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरह से ये लगातार पैदा होते जा रहा है। और हमारी मुहिम जो फेस जी बिजनेस और हम सबों की एक साथ रही है, उसका फायदा एक जरूर हुआ है कि बहुत अरसे के बाद फाइनली जो है सरकार ने जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म जो है iOS और एंड्रॉयड, जो प्ले स्टोर्स जो हैं, उसको एक बार इस एम्बिट में लाया है, इस दायरे में लाया है। उसको एक बार एक तरह से इसकी जिम्मेवारी सौंपी जा रही है और इस नेक्सस में लाया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था इस पूरे मामले को कंट्रोल करने का। क्योंकि अगर आप बाजार में फेक सामान बेचने देंगे तो लोग उसमें कोई ना कोई तो फंसेगा ही उसमें। तो उस लेवल पे एक बहुत बड़ा स्टेप आया है। बट अगर देखें तो ये एक तरह से ग्लोबल नेटवर्क हो गया है, ग्लोबल नेक्सस हो गया है। लोग कहीं पे भी बैठ करके कोई भी ऐप क्रिएट कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि जो ऐप स्टोर्स हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अगर आप उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन का कंडीशन था कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हैं उनका नाम रहेगा, उनके वेबसाइट पे आपका नाम रहेगा, और इस तरह के कुछ एक कंडीशन थे। तो लोग उनके भी वेबसाइट्स को कॉपी कर रहे हैं, कई सारे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के भी वेबसाइट्स का एक फेक क्रिएट किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जाल है और अब तो बोलेंगे कि एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको ऑपरेट किया जा रहा है।
और इसमें अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारी सेल्फ अवेयरनेस की है, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें कि जी। किस तरह की चीज़ों में ना फंसें, किस तरह के लालच में ना फंसें। नहीं देखिए, आरबीआई भी इसमें कोशिश इसमें कर रही इसमें मैं है। तो मानता हूं कि पिछले सप्ताह भी सरकार और आरबीआई जो की बात जिम्मेदारी इसलिए बढ़ जाती है, सत्यम जी, इसलिए बढ़ जाती है कि अगर आप ये कहेंगे कि साहब ठीक है, हमने 120 ऐप्स पर कार्रवाई कर दी, उनको प्ले स्टोर से हटा दिया, सरकार कहती है कि हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह के बयान आते हैं, तो एक संदेश ये भी जाता है कि अब प्ले स्टोर पर जो भी मौजूद है अब वो ठीक होंगे, अब मैं इनको डाउनलोड करके ले लेती, ये संदेश जाता है। और फिर इस तरह के ट्रैप में वो दोबारा फंस जाते हैं। तो ये तो एक्चुअल में अगर आप कोरे वादे कर रहे हैं, आप हवाई वादे कर रहे हैं, तो आप तो और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह की चीजों को। तो जब तक हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक संपूर्ण सफाया नहीं हुआ, एक एक मल्टी डायमेंशनल, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आप लेकर नहीं आए, तब तक काम नहीं बनेगा। सत्यम जी, आप सहमत हैं? संपूर्ण सफाया नहीं हो पाएगा। आज मैं दर्शकों के साथ इस पे मैं एडमिट करना चाहूंगा, और मैं आगाह भी करना चाहूंगा आगे वाली पीढ़ियों को और जनता को कि संपूर्ण सफाया, क्योंकि ये क्या है, एक वायरल मीडियम है। अगर मैंने ऐप से हटा भी दिया, किसी ने आपको एक एसएमएस लिंक भेजा है, या कोई आप कहीं रमी खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, वहां पे आपने कोई ऐड देखा और उसको लिंक को क्लिक करके आप विदाउट प्ले स्टोर भी उस लिंक से उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन जो अब जो नेक्स्ट लेवल की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन है हमारे अवेयरनेस की। क्योंकि अगर इतने कुछ करने के बाद भी अगर हम पिछले साल देखें तो यूपीआई फ्रॉड जो है 95,000 केसेस हुए हैं यूपीआई फ्रॉड के, और जनरली बैंकिंग फ्रॉड, पेमेंट फ्रॉड के केसेस हुए हैं 30,000 करोड़ के केसेस हुए हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम जो है ये लोन ऐप से ज्यादा पुराना है और वेल एंट्रेंस्ड सिस्टम है। उसमें भी लगातार, चूंकि हमारी जनता की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है डिजिटल मीडिया को लेकर के वो अलग अलग है, तो लोग उसमें लगातार आए जा रहे हैं, और एक नया जनरेशन, एक नए लोग एक नए भूल भुलैये में कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से उसमें फंस जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये एक डिजिटल चोरी है, और चोरी जो पहले फिजिकल चोरी होती थी, और ये जो डिजिटल चोरी है, डिजिटल चोरी को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमको भी अपने ऊपर में थोड़ी सी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। चलिए, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस का पार्ट तो जनता को निभाना ही पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से इसमें, क्योंकि जो दो तरह से जो ये प्रतिघात करते हैं और ट्रैप में लेते हैं एक ग्राहक को, वो उनकी लालच या फिर मजबूरी ही होती है, तो कम से कम वो वाला पार्ट तो हमको निभाना ही होगा। दीपिका, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इस तरह के लोग, उनके हौसले लगातार बुलंद हैं, उनको मालूम है आरबीआई उनको पीछे पड़ा हुआ है, मीडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, बहुत सारी एजेंसीज उनके पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से इस तरह के जाल में लोगों को फंसाते हैं और वही हथकंडा अपनाते हैं उनसे वसूली का। ये कब तक चलेगा? दीपक जी, जब हम एक पूरा लोन प्रोसेस को हम देखते हैं, उसमें कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे लूप पॉइंटर्स होते हैं जहां से ये एक्सट्रैक्शन हो पाता है। भले ही वो हम जब ऐप इंस्टॉल करें, वहां से कॉन्टैक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए जाए, गैलरी एक्सेस दिया जाए, या फिर एक सिंपल केवाईसी ही क्यों ना हो, जहाँ की एक आधार कार्ड या जो भी हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे अदर बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, हमारे घर का एड्रेस, ये सब जो एक इंफॉर्मेशन डेटाबेस है, ये जालसाज अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं। और इससे भी दर्दनाक ये है कि हमें पता है कि इनकी जो तरीके हैं, इनकी मोडस ऑपरेंडी अब तक क्या रही है, कि वो आपको एक झांसे पे लाते हैं, आपको एक ग्रीड देते हैं, उससे वो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट या ऐसे कई सारे ऑफर्स से अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये अपने जो शिकंजे में लेते जाते हैं लोगों को, और तभी इंसान को एक हेल्पलेसनेस वाली फील आती है। मैं एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हमने ऐसे भी केसेस देखे थे जहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, उन लोगों के भी रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके उनके नाम पे फेक लोन्स लिए गए और फिर उनके परिवार वालों को ठेस पहुंचाए गए। इस चीज का हमें विरोध जरूर करना चाहिए, और केवल विरोध ही नहीं, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस ही ठीक नहीं है, बट क्रॉस बॉर्डर या क्रॉस रेगुलेटर्स का भी कोऑपरेशन, सो दैट जितने भी हमारे लूप होल्स है वो हम प्लग इन कर सके। अभी यह है कि एनबीएफसीज, बैंक्स, ये आरबीआई के अंडर आते हैं, मेटी के अंदर दूसरे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो अगर जितने हमारे रेगुलेटर्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर एकजुट होकर एक
कमिटी बनाए, एक बोर्ड बनाए, एक फॉर्मुलेशन बनाए जिससे ये सारा इंफॉर्मेशन वन टू अदर शेयर हो सके। ऑल्सो ब्लैकलिस्टेड अगर कोई ऐप हो तो उसकी सारी प्रमोटर इंफॉर्मेशन टिल द लास्ट एंटिटी वो शेयर हो जानी चाहिए, ताकि अगर हम देखें कि ऐसे कोई एनबीएफसी थे जो डॉर्मेंट थे बट उनके लाइसेंसेस एक्टिव थे, वो डॉर्मेंट एनबीएफसीज को बैक साइड पे रख के एक नया ऐप बनाया गया, एक फ्रंट साइड ऐप बनाया गया, उसमें से कुछ तो ओनर्स इंडिया जी। के थे भी। तो ऐसे अगर टिल द लास्ट एंटिटी अगर हम इन्वेस्टिगेट करें और वो डेटा लॉ एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटर्स दोनों के पास हो, मुझे लगता है एक एब्सोल्युटली आप जो बता रही हैं उससे लग रहा है कि देखिए जो काम कर रही है हमारी एजेंसीज, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और हम तारीफ करना चाहेंगे, चाहे महती है चाहे तमाम एजेंसीज, लेकिन हमारी गुजारिश ये है कि इससे काम नहीं चल रहा है। आपको एक अपने आप को खुद को लेवल अप करना पड़ेगा हर लिहाज से। कंज्यूमर को अवेयरनेस में लेवल अप करना पड़ेगा तो सरकार को भी तैयारियों में लेवल अप करना पड़ेगा। दीपिका, टेक्निकली कहाँ चूक रहे हैं हम, जरा फटाफट से अगर आप बता सकें। गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास ऑप्शंस ABC क्या हो सकते हैं? जी जी, पहली चीज है हम एक बहुत रिएक्टिव अप्रोच ले रहे हैं टेक्निकली। जब ऐसी कोई घटनाओं का रिपोर्टिंग होती है, ऐसी कोई घटना होती है, तभी ये ऐप स्कैनर में आते हैं। क्यों ना इन मोडस ऑपरेंडी से हम सीख कर हम एक ऐसा प्रिडिक्टिव इंजन बनाएं जिसमें अगर कोई ऐसी ऐप रेडार पे आए रेगुलेटर्स के, लॉ एनफोर्समेंट में, एटलीस्ट फ्लैग हो जाए। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इमीडिएटली उसे बैन किया जाए, फ्लैग की जाए, उस पर एक इन्वेस्टिगेशन हो और अगर वो सेफ ना पाए जाए फिर उसको टेक डाउन किया जाए। दूसरा है लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना। अभी आप ही बताइए, जब हम रेगुलेटर्स के पोर्टल पे जाते हैं वहां इतने सारे नोटिफिकेशंस होते हैं, कौन सी नोटिफिकेशन कब पढ़े हम, कौन सी हमें लाभदायक होगी वो हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर ये जितने भी एप्स अगर बैन हुए, अगर रेगुलेटर्स ने, लॉ एनफोर्समेंट ने, या जितने भी गूगल प्ले स्टोर पॉलिसीज वहां पे ये लिस्ट अगर दिखाए भी जाए, लोगों को कैसे पता चले? क्योंकि जब तक लास्ट माइल तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती तब तक बहुत देर हो चुकी है, और इसी मेन चीज का फायदा उठाते हैं। तीसरा, अगर हम जितने भी हमारे केवाईसी नॉर्म्स है उस पे आधार में हमारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। हम हमारे केवाईसी बायोमेट्रिक को लॉक कर सकते हैं सो दैट अगर हमारे पास आधार अगर खो भी गया तो कोई उसका मिसयूज नहीं कर सकता। ऐसे जितनी भी मुहिम है सरकार की, जरूरत यहाँ पे देखनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक की इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और लोग उसको हल्के में ना ले, प्रॉपरली उसको वैलिडेट करें सो दैट उनके ना फेक अकाउंट्स बनाया जाए, ना उनके नाम पे फेक लोन्स लिया जाए। और अगर जितनी भी ये एप्स है वो हम केवल और केवल वेरीफाइड अकाउंट्स और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करें। किसी भी फियर या ग्रीड के झांसे में आकर हम कोई भी अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से एप्स ना ले। अगर अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से हम कोई भी एप्स लेते हैं उनमें तो वो परमिशंस का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, इससे वो जितना चाहे डेटा हमसे ले सकते हैं और वो डेटा अपने पास कई महीनों तक, कई वर्षों तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये क्विक पॉइंटर्स होंगे अगर हम एक क्रॉस अप्रोच लेनी होगी, क्रॉस डोमेन अप्रोच, टेक्निकली, लीगली एज वेल एज रेगुलेटरी साइड पे। दीपिका जी, सत्यम जी, आपके पास भी मैं अगर ABC अगर ऑप्शंस बताऊं गवर्नमेंट के पास क्या हैं जिससे कुछ एक राह बने। आरबीआई ने ऑलरेडी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए इंडस्ट्री को बोल दिया है। भारत के सबसे बड़े फिनटेक मंच से उन्होंने बोला है और अगले 1 साल में वो तय हो जाएगा। और जैसा कि फेस अभी कर रही है, वो जो एसआरओ है वो वाइट लिस्ट करके बताएंगे कि ये एप्स जेन्युइन है या नहीं है, एज फार एज कस्टमर अवेयरनेस या कस्टमर इंफॉर्मेशन प्ले स्टोर पे क्या रहेगा नहीं रहेगा उसको लेकर के एक हमारी तरफ से ये मतलब इंडस्ट्री बॉडी और आरबीआई की तरफ से ये काम चल रहा है। जहां तक दूसरी सवाल है जो हमने कस्टमर पे बात करने की बात की, उसमें हमें ये जरूर देखना पड़ेगा कि छोटे मोटे लोन्स के लिए अगर उसके एक पैरेलल भी बनाया गया है यूपीआई ऑन क्रेडिट जो कि छोटी जरूरतों को पूरा कर देगा, तो आपको जो है इस तरह के जालसाजी ऐप के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने बहुत पहले भी ये सवाल किया था और मैं बार बार दोहराता हूँ,
आपको कहीं ना कहीं ये ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन एज अ कंज्यूमर, हाउ मच इज टू मच। मतलब अगर आपको फोटोग्राफ देने की क्या जरूरत है किसी ऐप में, हर एक ऐप में एक कंसेंट सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे वो आपके सारे एसएमएस को रीड करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को रीड करते हैं, आपके फोन नंबर्स, फोन हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, ये सब रीड करते हैं। तो ये जो कंसेंट आप जो दे रहे हैं, आपको मान करके चलना पड़ेगा कि जितनी आपकी फिजिकल संपत्ति की अहमियत है उतनी ही आपके डिजिटल संपत्ति की भी अहमियत है, और उसको उतने ही केयर से देखें। हम अभी भी अपने डिजिटल संपत्तियों का केयर नहीं कर रहे हैं जितना हमें उसका करना चाहिए। तब जी मैं हमारा हाँ एक आज्ञा मैं होगा आपकी जो हमारे चिंता कंज्यूमर है, आपकी जो चिंता है सर, मैं उससे अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूं कि एक ग्राहक को अपनी कोई भी जो कॉन्सेंट है वो सोच समझ के देनी चाहिए। लेकिन सत्यम जी, वस्तु स्थिति देश की ये है कि कितने लोगों को समझ में आता है कि हम परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनको तो सिर्फ इतना पता होता है, एक किसी ने बताया कि इसको आपको डाउनलोड कर दो, उनको वो डाउनलोड करना है, यहां से उनको लोन मिल जाएगा, खाता नंबर डालना है, यस 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 करते जाना है, हो जाएगा। हम उन लोगों के बारे में, ग्राहक के प्रति जागरूकता की जिम्मेदारी सबकी है, उनको जागरूक करने का काम चलता रहेगा। लेकिन जहां तक जागरूकता थोड़ा लेट पहुंच रही है, हमें उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा सर। दो चीजें हैं, एक तो कुछ जो लॉ इन्फोर्समेंट जो है ना उसको भी डेमोन्स्ट्रेबल करना पड़ेगा कि जो कंपनियों पे कार्रवाई ली गई है, ताकि नए लोगों के लिए थोड़ा डिटरेंट हो। और दूसरी, इसके बाद हम लोग भी वापस जाकर के एज ए इंडस्ट्री बॉडी इस पे काम करेंगे। क्या इस तरह का कोई इंश्योरेंस क्रिएट किया जा सकता है ताकि अफेक्टेड जो जो पार्टी हैं जिनको लगातार हैरेस किया जा रहा है, उनका टेम्पररीली टेक केयर कर दिया जाए बिफोर लीगली इसका सॉल्यूशन हो। तो इस एक इंडस्ट्री बॉडी जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस है, जो बैंक में पैसे रखने पे डिपॉजिट में मिलता है, उस तरह का एक इंश्योरेंस का भी हम एक बातचीत चर्चा शुरू करेंगे, और देखते हैं आप लोगों के सहयोग से ये कहाँ तक जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले भी आप लोगों ने अच्छा काम किया है। हम तो यही चाहेंगे, वाकई में जिन लोगों को नहीं पता है कि वो परमिशंस दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब है, वहां तक ये बात जाए, उनको ज़्यादा आसान भाषा में बात पता चले। और ये तभी हो सकता है जब अवेयरनेस को हम थोड़ा सा और हर लेवल तक ले जाएं, नंबर 1। दूसरा, इस तरह के कार्यों में संलिप्त लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके नजीर भी दें, ताकि उनकी कहानियां पहुंचे। हमारा देश कहानियों के माध्यम से फिलॉसफी को बढ़ाने वाला देश है, तो वो कहानियां जब तक घर घर नहीं पहुंचेंगी तब तक ये अवेयरनेस नाम का शब्द जो है सही तरीके से नहीं पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दीपिका जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सत्यम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।